चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज पढ़ेंगे फॉरेंसिक ट्रॉमोलॉजी यानी फॉरेंसिक ट्रॉमा। ट्रॉमा से क्या क्या लीजन्स होता है और क्या क्या इंजरी, हेड इंजरी होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्राक्रेनियल हेमरेज। ठीक है, तो इंट्राक्रेनियल हेमरेज, ये सब हेमरेज बहुत इंपॉर्टेंट है इन द फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू और मेडिसिन में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या क्या हेमरेज होता है, कितने टाइप्स होते हैं, उससे पहले आप ब्रेन का जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है, कवरिंग है, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्कल रहता है और उसके बाद स्कल, उसके बाद 3 लेयर्स रहता है जो कवर करता है मेनिंजस और ब्रेन को कवर करता है। तो 3 लेयर्स होता है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड और पाया मैटर। इसको कैसे याद रखेंगे? ड्यूरा दूर यानी सबसे आउटरमोस्ट लेयर होता है ड्यूरा दूर, पाया पास। ड्यूरा दूर और पाया पास, तो सब ड्यूरा सबसे दूर होता है और पाया सबसे पास होता है। और उसके बाद अब इंजरी कौन कौन सा, इंट्राक्रेनियल हेमरेज कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहले एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज, एक्स्ट्रा ड्यूरल EDH यहाँ लिखा हुआ है, तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। तो ये वाला ब्लड का है, देखिए ब्लड है, तो एक्स्ट्रा ड्यूरल मतलब ड्यूरा के बाहर होता है। ठीक है, ये बायोकन्वेक्सिव होता है, बायोकन्वेक्सिव। अभी सिर्फ टाइप देखना है, लेटर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बायोकन्वेक्सिव होता है एक्स्ट्रा ड्यूरल, और ड्यूरा के अंदर सब ड्यूरल। ठीक है, नाम ही से स्पष्ट है तो कुछ सोचना नहीं है। सब ड्यूरल मतलब ड्यूरा के अंदर, तो सब ड्यूरल हुआ तो ये क्या होता है? क्रिसेंट्रिक मून शेप्ड होता है, क्रिसेंट्रिक मून शेप्ड, क्रिसेंट्रिक मून शेप्ड होता है सब ड्यूरल हेमरेज। और तीसरा हेमरेज का बात करें तो तीसरा इंट्राक्रेनियल हेमरेज है सब एरेक्नॉइड हेमरेज, सब एरेक्नॉइड हेमरेज और इंट्रासेरेब्रल हेमरेज। इंट्रासेरेब्रल हेमरेज को तो जान लीजिए कि ये हाई बीपी के पेशेंट्स में इंट्रासेरेब्रल हेमरेज बहुत कॉमन है। हाई बीपी के पेशेंट्स में वेसल्स के रप्चर्स होने की वजह से इंट्रासेरेब्रल हेमरेज पाया जाता है, या एक्सेसिव यूज ऑफ एंटी कोगुलेंट्स। ठीक है, एक्सेसिव यूज ऑफ एंटी कोगुलेंट्स इंट्रासेरेब्रल हेमरेज होता है। अब डिटेल्स में देखते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज क्या होता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज क्या होता है? तो ये यंग पेशेंट्स में होता है, ये यंग पेशेंट्स में होता है और हाई वेलोसिटी इम्पैक्ट्स में होता है। हाई वेलोसिटी इम्पैक्ट मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में बहुत तेज़ी से जा रहा है तो उसके बाद हेड इंजरी हुआ तो हाई वेलोसिटी इम्पैक्ट में एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज होता है। और मोस्ट कॉमन साइड क्या होता है? पेराइटोटेम्पोरल या टेम्पोरोपेराइटल बोलिए। ठीक है, टेम्पोरोपेराइटल रीजन जिसे टेरियन भी कहा जाता है, टेरियन, पेराइटोटेम्पोरल रीजन्स। और इसमें ल्यूसिड इंटरवल होता है। ल्यूसिड इंटरवल एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूसिड इंटरवल क्या होता है? ए पीरियड ऑफ कॉन्शसनेस बिटवीन 2 पीरियड्स ऑफ अनकॉन्शसनेस। मतलब यहाँ हेड इंजरी हुआ तो अनकॉन्शस हो गया। ठीक है, थोड़ी देर तुरंत बाद होश आ गया, बिल्कुल नॉर्मल रहा, फिर थोड़ी देर बाद अनकॉन्शस हो गया। ठीक है, तो ये ल्यूसिड इंटरवल है। ये जो ऋतिक रोशन के साथ हुआ था, फिल्म तो हम नाम भूल रहे हैं, लेकिन ऋतिक रोशन के साथ हुआ था ल्यूसिड इंटरवल। तो इसे ल्यूसिड इंटरवल का एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज में पाया जाता है और बरहोल क्रेनियोटोमी। अच्छा, सोर्स ऑफ ब्लीडिंग क्या होता है एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज में? एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज में सोर्स ऑफ ब्लीडिंग मिडिल मेनिंजियल आर्टरी होता है। ठीक है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। तो सबको हम समराइज करते हैं एक साथ ताकि आपको सिंपल। हाँ, तो हाई वेलोसिटी इम्पैक्ट हुआ, हाई वेलोसिटी ये यंग में पाया जाता है। यंग में हाई वेलोसिटी इम्पैक्ट हुआ तो टेरियन रीजन, टेरियन या पेराइटोटेम्पोरल रीजन्स, टेरियन और पेराइटोटेम्पोरल रीजन में बायोकन्वेक्सिव्ड हेमरेज हुआ। नन एनसीसीटी से, नन कंट्रास्ट सीटी से बायोकन्वेक्स हेमरेज देखें। तो इसको कैसे हम ट्रिक से याद करते हैं? यंग मैन मेकिंग वैक्स आर्ट इन आउटसाइड। ठीक है, यंग मैन, यंग से यंग पेशेंट्स में होता है, यंग इंडिविजुअल में होता है, मेकिंग वैक्स आर्ट, वैक्स से कन्वेक्स। ठीक है, सीटी में कैसा दिखता है? कन्वेक्स टाइप हेमरेज। और आर्ट से इसका सोर्स ऑफ ब्लीडिंग मिडिल मेनिंजियल आर्टरी है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। और आउटसाइड से, आउटसाइड मतलब एक्स्ट्रा ड्यूरल, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। आउटसाइड मतलब ड्यूरा के बाहर, इसलिए हम आउटसाइड कह दिए। तो यंग मैन मेकिंग वैक्स आर्ट इन आउटसाइड, यंग मैन जो है वैक्स आर्ट बना रहा है, कहाँ बना रहा है? आउटसाइड में बना रहा है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज का मोटा मोटी अब जान लीजिए। ठीक है, अच्छा इसका ट्रीटमेंट देख लीजिए, बरहोल और क्रेनियोटोमी होगा, मतलब जो भी क्लॉटेड ब्लड है उसे ड्रेन किया जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब सब ड्यूरल हेमरेज देखते हैं। तो सब ड्यूरल हेमरेज याद रखिएगा, ये एक्सट्रीम्स ऑफ एज में होता है, मतलब बच्चा को होगा या ओल्ड को होगा, फिर अल्कोहलिक्स में भी होता है। तो सब ड्यूरल हेमरेज, अच्छा ड्यूरा के अंदर होता है, ये भी हम देख लिए। तो इसका ट्रिक्स सिंपल लिखा है ABC। ए से एज्ड पर्सन मतलब एल्डरली पेशेंट्स। बी बॉक्सर, बॉक्सर में सब ड्यूरल हेमरेज होता है जिसे पंच ड्रंक सिंड्रोम भी कहा जाता है। पंच ड्रंक सिंड्रोम किस में होता है? ओल्ड बॉक्सर्स में होता है, जब क्योंकि माइनर पंच ड्रग सिस्टम्स, माइनर किक पूरा जिंदगी भर उसे मिलता है। ठीक है, ड्यूरिंग बॉक्सिंग, उसके बाद ओल्ड एज में पंच ड्रग सिम्टम्स या सबड्यूरल हेमरेज हो सकता है। ठीक है, बॉक्सर्स में पाया जाता है। और चाइल्ड एब्यूज, सेकेंड बेबी सिंड्रोम्स, मतलब जिसे वाटर बेबी कहते हैं, जिसमें अब पेरेंट्स अपने ही चिल्ड्रन को
पीटते हैं, क्रूएल फिजिकल असॉल्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें सबड्यूरल हेमरेज पाया जाता है। अच्छा, इमेज है NCCT कन्वर्क, इसमें क्या कैसा होगा, क्रिसेंट्रिक हेमरेज पाया जाएगा, कनकेवो कन्वेक्स एक क्रिसेंट्रिक हेमरेज, और एक्स्ट्राड्यूरल में कन्वेक्स हेमरेज और इसमें क्रिसेंट्रिक हेमरेज, ठीक है। और इसका भी ट्रीटमेंट बरहोल और क्रेनियोटोमी, वो फिर क्लॉटेड ब्लड निकाला जाता है। और सोर्स ऑफ ब्लीडिंग इसमें ब्रीदिंग वेन्स है। तो दोस्तों उसमें अब यंग मैन मेकिंग वैक्स आर्ट इन आउटसाइड, तो इसमें देखते हैं यंग मैन, तो सब ड्यूरल हेमरेज में क्या होता है, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज का है फीचर्स। एक्स्ट्रा ड्यूरल सब ड्यूरल हेमरेज का क्या फीचर है, ये यंग में पाया जाता है। सब ड्यूरल हेमरेज ओल्ड या अल्कोहलिक्स में या बच्चों में पाया जाएगा, ठीक है, ओल्ड में, चिल्ड्रेन में और अल्कोहलिक्स में पाया जाएगा, शराबी में, और बॉक्सर्स में भी पाया जाता है, ठीक है, अल्कोहलिक्स में पाया जाता है। यहाँ वैक्स आर्ट, तो वैक्स से कन्वेक्स है, तो यहाँ पर है कि क्या है, क्रिसेंट्रिक सेप्ट या कनकेवो कन्वेक्स, क्रिसेंट्रिक सेप्ट या कनकेवो कन्वेक्स, एटलीस्ट कन्वेक्स नहीं रहेगा, क्रिसेंट्रिक मून सेप्ट रहेगा, ठीक है, क्रिसेंट्रिक मून सेप्ट रहेगा। अच्छा, इसमें सोर्स ऑफ ब्लीडिंग आर्टरी है, और सबड्यूरल हेमरेज में ब्रीजिंग वेन्स होता है, ब्रीजिंग वेन्स। अच्छा, ये आउटसाइड है, एक्स्ट्रा ड्यूरल है, ये वाला सबड्यूरल हेमरेज है, ठीक है। यंग मैन मेकिंग वैक्स आर्ट इन आउटसाइड। अब देखते हैं दोस्तों लूसिड इंटरवल क्या होता है। लूसिड इंटरवल तो हम देख ही लिखे कि पीरियड ऑफ कॉन्शसनेस, मतलब चोट लगा और बिल्कुल सही सलामत हो गया, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो, और थोड़ी देर बाद अगेन अनकॉन्शस हो गया। तो ऐसा क्यों होता है, क्लॉटेड ब्लड धीरे धीरे क्लॉट करता रहता है और फिर ब्रेन को प्रेस करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से लूसिड इंटरवल पाया जाता है। ये किसके बीच होता है, क्या इसका मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस है, ये भी देखते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ 2 पीरियड ऑफ अनकॉन्शसनेस सीन इन एक्स्ट्राड्यूरल एंड सबड्यूरल। हेड इंजरी हुआ, हेड इंजरी इस गाय को हुआ, फिर नॉर्मल हो गया, उठ के चलने लगा, सब काम करने लगा, अचानक कुछ देर बाद अनकॉन्शियस हो गया, ठीक है। तो ये लूसिड इंटरवल है। किस में पाया जाता है, एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज में पाया जाता है, कभी कभी सबड्यूरल हेमरेज में भी पाया जाता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली एक्स्ट्राड्यूरल में पाया जाता है। और तीसरा है इंसैनिटी, ठीक है, वो साइकेट्रिक में पड़ेगा। तो इसका मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस जैसा कि हम थंबनेल में डाले हैं, ये गाय है, बोला है कि सर हम लूसिड इंटरवल में थे, हम किसी का मर्डर कर दिए हैं, ठीक है। तो नो, इट्स नॉट अ डिफेंस, तो ये डिफेंस नहीं है, क्योंकि इंटॉक्सिकेटेड थोड़ी है। ड्यूरिंग लूसिड इंटरवल इसका ब्रेन अच्छा से काम कर रहा है, तो अच्छा से काम कर रहा है और किसी का मर्डर कर दिया तो सजा तो मिलेगा ही दोस्त, ठीक है। तुम मैकनॉटन्स रूल के अनुसार ये बचने का सोच रहा है, ठीक है, लेकिन तुम बचेगा नहीं, जैसा अभी बोल दिए, नो इट्स नॉट अ डिफेंस, नहीं, तुमको तो सजा मिलेगा बाबू, ठीक है। लूसिड इंटरवल है चाहे जो हो, ठीक है, पैसेट विथ लूसिड इंटरवल मर्डर कर दिया, ठीक है। तो इसका मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस क्या होगा, पैसेट इज क्रिमिनली लायबल इफ डन एनी क्राइम मेक वैलिड विल। अच्छा, तो उसको सजा मिलेगा, अपना विल बना सकता है, ठीक है, वैलिड विल बन सकता है। और अच्छा, डॉक्टर इसमें पनिशेबल है, जैसे कि डॉक्टर अगर लूसिड इंटरवल को भाप नहीं पाया कि वो पर्सन लूसिड इंटरवल में था, फिर डॉक्टर उसको डिस्चार्ज कर दिए, फिर थोड़ा देर में वो अनकॉन्शियस हो गया, डॉक्टर की लापरवाही से कि वो पहचान नहीं पाए कि वो लूसिड इंटरवल में था, तो डॉक्टर को क्रिमिनल नेग्लिजेंस लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, क्रिमिनल नेग्लिजेंस, नॉट सिविल, नॉट कंट्रीब्यूटरी, इट इज ए क्रिमिनल नेग्लिजेंस, ठीक है। तो इफ डॉक्टर फेल्स टू डायग्नोज लूसिड इंटरवल तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस लगेगा। क्रिमिनल नेग्लिजेंस का सेक्शन है 106 एक BNS, जिसमें 2 ईयर का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, 2 साल का जेल हो सकता है डॉक्टर साहब को, ठीक है। इंडिकेशन फॉर क्रेनियोटोमी क्या कब होगा, अगर 30 cc से ज़्यादा क्लॉट साइज हो या 5 mm से ज़्यादा मिडलाइन शिफ्ट हो गया है, ठीक है, ब्रेन का मिडलाइन जो है इधर शिफ्ट हो गया है, क्यों, ब्लड के कलेक्शन की वजह से ब्रेन को पुश कर देता है, या 1.5 सेंटीमीटर का क्लॉट थिकनेस हो। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट देते हैं सब एरिकनॉइड हेमरेज। अगर पेशेंट कहेगा कि ही इज़ फेसिंग द वर्स्ट हेडेक ऑफ हिज लाइफ, ठीक है, वह अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरा हेडेक से गुजर रहा है, मतलब ऐसा सर दर्द, ऐसा हेडेक आज तक उसके ज़िंदगी में नहीं हुआ है, देन इट इज सब एरिकनॉइड हेमरेज। इसमें देखिए डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, पेशेंट आया बोला कि वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ, और दूसरा है इसमें थंडर क्लैप हेडेक, जैसे बिजली चमकने वाला जैसे होता है, एकदम बिजली जैसे चमक रहा है वैसा हेडेक हो रहा है उसके, ठीक है, थंडर क्लैप हेडेक। तो डॉक्टर साहब समझ गए कि इसको और कोई डायग्नोसिस की जरूरत नहीं है, ओ इट इज ए सब एरिकनॉइड हेमरेज, ठीक है। अच्छा, लंबर पंक्चर में जेंथोक्रोमिया क्यों होता है, देखिए जेंथोक्रोमिया होता है ड्यू टू ब्लड इन CSF, ठीक है, ब्लड इन CSF की वजह से जेंथोक्रोमिया होता है। लंबर पंक्चर में सब एरिकनॉइड हेमरेज में जेंथोक्रोमिया मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या, अच्छा, सब एरिकनॉइड हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है सब एरिकनॉइड हेमरेज का, ठीक है। तो कॉस्ट है सबसे पहले बेरी एन्यूरिज्म का रप्चर होना, सबसे पहला कारण है। उसके बाद बैट्स ट्रिक्स बनाया हुआ है, ठीक है। ए से एवी मेलफॉर्मेशन का रप्चर, टी से ट्रॉमा और एस से स्ट्रोक। तो बेरी एन्यूरिज्म का रप्चर इज मोस्ट कॉमन है। और मोस्ट कॉमन कौन सा एन्यूरिज्म का रप्चर होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है पैथोलॉजी में, तो इट इज एंटीरियर
सेरिब्रल आर्टरी और एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का जंक्शन हम बनाए हैं डायग्राम। हाँ, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का जंक्शन वो कहाँ है वो देख लेते हैं। हाँ, तो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है और ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है। ठीक है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी इसी के जंक्शन में मोस्ट कॉमन होता है। उसके बाद पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, तो और तीसरा है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, ये है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, ये सर्कल ऑफ विलिस है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एक सिंगल याद कर लीजिए। सब एरोक्नॉइड हेमरेज का जो बेरी एनरूज का रप्चर मोस्ट कॉमन कहाँ होता है, एनरूज का रप्चर, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी कंस्टिट्यूट्स 30%। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट है, ये तो देख ही चुके हैं जनता कॉलोनिया। और टारगेट और हेलोसाइन जब भी होता है तो समझ लीजिए CSF फाइंडिंग्स हो गया, CSF से लीक हो गया, राइनोरिया हो रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से होता है। beta-2 ट्रांसफेरिन इज आल्सो पॉजिटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CSF फाइंडिंग्स है beta-2 ट्रांसफेरिन और टारगेट हेलोसाइन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पैथो में पूछ सकता है। CSF राइनोरिया मतलब फ्लूइड्स कमिंग थ्रू, राइनो मतलब नोज। ठीक है, तो CSF राइनोरिया। और क्यों होता है, एंटीरियर कैनियल फोसा का फ्रैक्चर की वजह से होता है, क्रीवनिफ्रॉम प्लेट। ठीक है, और इसमें टारगेट साइन पाया जाता है। टारगेट साइन देख लीजिए, टारगेट साइन है और दूसरा beta-2 ट्रांसफेरिन है। तो जहां भी आएगा तो सोचिएगा CSF राइनोरिया होता है। CSF राइनोरिया मतलब नोज से CSF निकल रहा है, लीक कर रहा है। ठीक है, पोस्टमार्टम फाइंडिंग ऑफ सबड्यूरल हेमरेज और सब एरेक्नॉइड हेमरेज। तो सबड्यूरल हेमरेज में सबसे याद रखिए डी से धुल गया, तो क्लियरिंग ऑफ हेमरेज आफ्टर पोरिंग ऑफ वाटर। ठीक है, अगर पोस्टमार्टम ऑटोप्सी करें तो सब एरेक्नॉइड हेमरेज जो कि एनड्यूरल के रप्चर से होता है, सब ड्यूरल हेमरेज जो कि ओल्ड अल्कोहलिक्स में होता है। तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अगर वाटर डालेंगे तो सब ड्यूरल हेमरेज धुल जाएगा। ठीक है, डी से धुल गया, डी। ठीक है, तो क्लियरिंग ऑफ हेमरेज आफ्टर पोरिंग ऑफ वाटर। लेकिन सब एरेक्नॉइड हेमरेज रिमेन इंटैक्ट आफ्टर पोरिंग ऑफ वाटर, मतलब वाटर डालने के बाद भी हेमरेज रिमेन इंटैक्ट। अच्छा, तो एक और फाइंडिंग्स है सब ड्यूरल हेमरेज में। सब ड्यूरल हेमरेज धुल गया, सब ड्यूरल हेमरेज क्रॉसेज द स्यूचर लाइन। ठीक है, क्रॉसेज स्यूचर्स। ठीक है, ये कोई बाउंड्री को नहीं मानता, क्रॉसेज द स्यूचर। ठीक है, चारों तरफ धुल जाता है। और सब एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज लिमिट मतलब अपने इट डज नॉट क्रॉसेज स्यूचर, मतलब अपना स्यूचर जो स्यूचर लाइन है उसको क्रॉस नहीं कर पाता। डज नॉट क्रॉसेज स्यूचर, जो पैराइटो टेम्पोरल ये सब जो स्यूचर होता है हमारे स्कल में उसको क्रॉस नहीं कर पाता है, डज नॉट क्रॉसेज स्यूचर। ठीक है, तो याद रखिएगा सब ड्यूरल हेमरेज धुल गया और धुल के चारों तरफ फैल गया तो क्रॉसेज द स्यूचर, इसका जो हेमरेज होता है क्रॉसेज द स्यूचर। नेक्स्ट आइए दोस्तों, इंजरी टू पेडेस्ट्रियंस। ठीक है, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में सबसे बहुत ही होते हैं पेडेस्ट्रियन, मतलब पैदल चलने वाले राहगीर। तो प्राइमरी इंपैक्ट इंजरी, सेकेंडरी इंपैक्ट इंजरी और टर्सरी इंपैक्ट इंजरी क्या होता है। तो प्राइमरी इंपैक्ट इंजरी इधर देख लीजिए एक चाहना। प्राइमरी इंपैक्ट इंजरी, ये धक्का मारा तो कहाँ मारा है, इसके नी में मारा या इसके फीमर में मारा, तो ये प्राइमरी इंपैक्ट इंजरी हो जाए, मतलब पहला इंपैक्ट पड़ा तो प्राइमरी इंपैक्ट ऑफ कार ऑन बॉडी। ठीक है, तो प्राइमरी इंपैक्ट इंजरी तो इसमें पड़ा और इसकी पैर में चोट लगने की वजह से ये फॉल डाउन हुआ ऑन द बोनेट। ठीक है, तो सेकेंडरी इंपैक्ट इंजरी ऑन सेम साइड ऑफ हेड। ठीक है, तो ये सेकेंडरी इंपैक्ट इंजरी क्या होगा, हेड में होगा ड्यू टू कार का बोनेट। पहला होगा बम्पर या रेडिएटर से, ठीक है, बम्पर या रेडिएटर से, दूसरा होगा कार का बोनेट से। ठीक है, क्योंकि ये सेम साइड में गिर गया बेचारा। ठीक है, तो हेड इसके बोनेट से टकराया तो हेड इंजरी ऑन सेम साइड। ठीक है, और फिर है प्राइमरी इंपैक्ट इंजरी, सेकेंडरी इंपैक्ट इंजरी और टर्सरी इंपैक्ट इंजरी, फिर फॉल डाउन ऑन ग्राउंड। ठीक है, इट इज ए टर्सरी इंपैक्ट इंजरी। तो इसमें भी हेड जाएगा लेकिन कंट्रालेटरल साइड में जाएगा, मतलब उल्टी तरफ जाएगा। ठीक है, हेड इंजरी ऑन कंट्रालेटरल साइड, जबकि हेड इंजरी कितना डेंजर है। ठीक है, तो हेड इंजरी ऑन कंट्रालेटरल साइड, तो वही इंजरी टू पेडेस्ट्रियन देख रहे हैं। ठीक है, तो प्राइमरी इंपैक्ट इंजरी एडल्ट में अगर न्यू होता है और चिल्ड्रन में हाइट छोटा होता है तो फीमर फ्रैक्चर होता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, ड्यू टू बम्पर और रेडिएटर की वजह से, कार टकरा जाने की वजह से। ठीक है, तो प्राइमरी इंपैक्ट इंजरी हुआ, सेकेंडरी इंपैक्ट इंजरी हुआ, वो फॉल डाउन हुआ उसके बोनेट पर, तो हेड ऑन सेम साइड इंपैक्ट करेगा तो हेड इंजरी होगा सेम साइड। और उसके बाद है टर्सरी इंपैक्ट इंजरी, फिर ये बेचारा दूर भटक के, दूर छिटक के, ठीक है, दूर छिटक के ग्राउंड पर गिर गया और उसके बाद उसके हेड इंजरी हुआ, माथा के बल गिरा। ठीक है, तो हेड इंजरी हुआ ऑन कंट्रालेटरल साइड, अभी कंट्रालेटरल साइड हुआ। ठीक है, और दोनों इप्सिलेटरल होता है, इधर कंट्रालेटरल होता है, टर्सरी इंपैक्ट में कंट्रालेटरल साइड होता है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी इंपैक्ट इंजरी, सेकेंडरी इंपैक्ट इंजरी और टर्सरी इंपैक्ट इंजरी, आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं।
तो प्राइमरी इम्पैक्ट इंजरी व्हेन इट फर्स्ट स्ट्रक्स द पर्सन, सेकेंडरी इम्पैक्ट इंजरी सेकेंड इम्पैक्ट ऑफ विक्टिम एंड व्हीकल, एंड टर्शियरी इम्पैक्ट इंजरी व्हेन विक्टिम फॉल्स ऑन द ग्राउंड। तो इसको 3G याद कर सकते हैं, 3G, टर्शियरी इम्पैक्ट व्हेन विक्टिम फॉल्स ऑन द ग्राउंड। बम्पर फ्रैक्चर क्या होता है? यही बम्पर फ्रैक्चर रिलेटेड है, फ्रैक्चर ऑफ लैटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया, लैटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया, बम्पर फ्रैक्चर्स, लैटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया। चलिए दोस्त, अब ट्रॉमा खत्म हो गया, अब इन्फेंट डेथ पढ़ते हैं। इन्फेंट डेथ भी कुछ इंपॉर्टेंट है, क्या है वो देख लेते हैं। अच्छा, इन्फेंट क्या होता है तो जानते हैं, एज लेस देन 1 ईयर ऑफ एज, हाँ है ना। तो सबसे पहले है फेटिसाइड्स। फेटिसाइड मतलब फेटस, FET मतलब फेटस। तो किलिंग ऑफ फेटस एनी टाइम बिफोर टर्म, ठीक है। तो किलिंग ऑफ फेटस एनी टाइम बिफोर टर्म, इसको प्रिवेंशन के लिए कौन सा एक्ट आया था दोस्तों? PCPNDT एक्ट 1994, PCPNDT एक्ट 94, ठीक है। फिर उसमें अमेंडमेंट हुआ था, प्री कंसेप्शनल प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, ठीक है। तो ये कि हम भ्रूण हत्या नहीं कर सकते हैं, बच्चा जब गर्भ है उसकी हत्या नहीं कर सकते हैं, तो किलिंग ऑफ फेटस एनी टाइम बिफोर टर्म इज नोन एज फेटिसाइड, हम फेटिसाइड नहीं कर सकते हैं। और इन्फेंटिसाइड्स क्या होता है? तो इन्फेंट का डेफिनेशन तो पता है, इन्फेंट लेस देन 1 ईयर ऑफ एज है, तो किलिंग ऑफ इन्फेंट लेस देन 1 ईयर ऑफ एज इन्फेंटिसाइड हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर फिलिसाइड्स इज द किलिंग ऑफ चाइल्ड बाय हिज पेरेंट्स। फिली से याद रखिए फादर, फिलिसाइड्स कौन फीलिंग रखता है? फादर। तो किलिंग ऑफ ए चाइल्ड बाय इट्स पेरेंट्स इज नोन एज फिलिसाइड्स। फिलिसाइड नाम कंफ्यूजन है, तो यहाँ तो आप याद कर सकते हैं FET, तो FET से फेटस आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फेटस का किलिंग। लेकिन फिलिसाइड्स में यहाँ फादर याद रखिए, तो पेरेंट्स, फिलिसाइड्स किलिंग ऑफ चाइल्ड बाय इट्स पेरेंट्स। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है न्यूनेटल डेथ और न्यूनेटिसाइड्स। कंफ्यूज बिल्कुल मत कीजिएगा। न्यूनेट्स के क्या होता है डेफिनेशन? जैसे इन्फेंट्स लेस देन 1 ईयर ऑफ एज होता है, तो न्यूनेट्स का पीरियड होता है 0 to 28 डेज। न्यूनेट्स का पीरियड होता है 0 to 28 डेज, 0 to 28 डेज, है ना। तो न्यूनेटल डेथ क्या होता है? न्यूनेटिसाइड्स क्या होता है? न्यूनेटल डेथ लंबा शब्द है, तो डेथ ऑफ बेबी विद इन 28 डेज आफ्टर बर्थ, मतलब 28 दिन के अंदर उसका अगर हत्या कर दिया जाता है, डेथ हो जाता है, तो न्यूनेटल डेथ होता है। डेथ नॉट हत्या, हम हत्या बोलते हैं। तो डेथ ऑफ ए चाइल्ड विद इन 28 डेज ऑफ द बर्थ। और न्यूनेटिसाइड मतलब मारना, तो और ये छोटा शब्द है, ठीक है। तो ये है किलिंग ऑफ बेबी विद इन 24 आवर्स ऑफ द बर्थ, मतलब एक दिन के अंदर, जन्म के एक दिन के अंदर ही बच्चा को मार दिया नमक डाल के, ओपियम डाल के, तो इट इज़ ए न्यूनेटिसाइड्स। तो न्यूनेटल डेथ बड़ा शब्द है, बड़ा वर्ड्स है, तो 28 डेज हो गया। और न्यूनेटिसाइड छोटा शब्द है, इस तो 24 आवर हो गया, या 1 डे हो गया। 28 डे 1 डे, न्यूनेटिसाइड 1 डे। चलिए दोस्तों, अच्छा, अब द साइन ऑफ बेबी बॉर्न डेड, तो क्या क्या, जैसे इंट्रायूट्राइन डेथ हो गया, IUD हो गया, इंट्रायूट्राइन डेथ हो गया, तो इंट्रायूट्राइन डेथ में हम क्या क्या साइन, क्या क्या फाइंडिंग्स देखेंगे, वो इस बारे में है। तो बच्चा गर्भ में ही मर गया, तो क्या क्या साइंस होगा, क्या क्या फाइंडिंग्स मिलेगा, वो इस बारे में है। तो एक्सटर्नल साइन क्या क्या मिलेगा? रैगर मोटिस होगा, जो कि नॉर्मल एडल्ट में मिलता है। मैसिरेशन मिलेगा, जो कि एडल्ट में नहीं मिलता है। एडल्ट में क्या होता है? मैसिरेशन की जगह प्यूट्रीफेक्शन होता है। हम बता देंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। और तीसरा है ममिफिकेशन। ममिफिकेशन में लेट साइन है डेथ का, तो ये ममिफिकेशन होगा, ममिफाई होगा। लेकिन एक मैसिरेशन है, जो कि इन्फेंट डेथ, IUD मतलब इंट्रायूट्राइन डेथ, अगर बेबी गर्भ में मर जाए या यूट्रस में मर जाए तो मैसिरेशन होता है, लेकिन एडल्ट में मैसिरेशन नहीं होता है, यह प्यूट्रीफेक्शन होता है। तो मैसिरेशन क्या होता है? मैसिरेशन इज एसेप्टिक ऑटोलाइसिस। एसेप्टिक ऑटोलाइसिस क्यों होता है? क्योंकि जो बर्थ है, बेबी है, वो चारों तरफ से कवर होता है एमनियोटिक फ्लूइड्स के, यूट्रस से, तो कोई ऑटोलाइटिस, तो कोई बैक्टीरिया का कोई ट्रांसमिशन नहीं होता, बैक्टीरिया कोई पहुंच ही नहीं पाता। तो एसेप्टिक ऑटोलाइसिस, ऑटोलाइसिस तो होता है मतलब विदाउट बैक्टीरिया, एसेप्टिक मतलब विदाउट बैक्टीरिया, तो इट इज ए मैसिरेशन इज एसेप्टिक ऑटोलाइसिस। और प्यूट्रीफेक्शंस में ऑटोलाइसिस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया जो कि एडल्ट में होता है, क्योंकि कॉलन में इतना बैक्टीरिया है उसकी वजह से होता है। और मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूट्रीफेक्शन इज क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजस। इसका पुराना नाम क्या था? क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची, अभी क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजस। और इंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज इंजाइम लेसिथिनेज, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैसिरेशन पढ़ते हैं। तो मैसिरेशन है, एसेप्टिक ऑटोलाइसिस है, कोई बैक्टीरिया का कांटेक्ट नहीं होता है, और उसमें ऑटोलाइसिस होता है। और स्किन स्लिपेज इज द अर्लीस्ट साइन, जो कि 12 आवर्स में पाया जाता है, इट इज द अर्लीस्ट साइन। और रेडियोलॉजिकल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ फैंसी नेम है, रॉबर्ट साइन है, बॉल साइन है, और स्पेल्डिंग साइन है। तो रॉबर्ट साइन तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट साइन होता क्या है?
गैस शैडो, जैसे कि डेथ हो गया है तो कुछ गैस बनेगा, तो गैस शैडो इन ग्रेट वेसल्स। तो ये अगर हम फाइंडिंग्स देखते हैं एक्सरे में या किसी में, एरोटा और हार्ट्स में गैस शैडो बनता है, तो विद इन 2, तो इसे रॉबर्टसन कहते हैं। और इसका एक और नाम है एरोटा इन 12 आवर्स। ठीक है, तो 12 आवर्स के पोजिशंस पर गैस शैडो अगर बनेगा तो इट इज ए रॉबर्ट साइड, मतलब आईयूडी हो चुका है। और आईयूडी का एज क्या हो गया, 12 आवर्स पहले आईयूडी हो चुका है। तो अर्बॉल साइन क्या होता है, हाइपरफ्लेक्शन ऑफ स्पाइन। और एक तो स्पेल्डिंग साइन होता है, नेक्स्ट में देखेंगे स्पेल्डिंग साइन, मतलब ब्रेन का एट्रोफी की वजह से जो स्कल का बोन है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, ओवर राइडिंग ऑफ क्रेनियल वॉल्ट बोन्स सीन इन 5 to 7 days आफ्टर बर्थ। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू एट्रोफी ऑफ ब्रेन, एट्रोफी ऑफ मैसेज या लिक्विफेक्शन ऑफ ब्रेन, जो भी बोलिए, एट्रोफी ऑफ ब्रेन की वजह से ओवर राइडिंग ऑफ क्रेनियल बोन्स ओवर वन ओवर पैराइटल फ्रंटल टेम्पोरल एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ 28 वीक्स, 28 वीक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखते हैं। एज ऑफ विएबिलिटी, तो हम देखते हैं 28 वीक्स में एज ऑफ वायबिलिटी। वायबिलिटी मतलब अगर कोई इंडिपेंडेंट कब सर्वाइव करेगा, जब उसका एज 28 डे होगा जाएगा। तो ए बेबी कैन हैव इंडिपेंडेंट सर्वाइवल आफ्टर 28 वीक्स अपार्ट फ्रॉम इट्स मदर। ठीक है, तो एज ऑफ विएबिलिटी देखते हैं। और दूसरा स्टिल बर्थ का डेफिनेशन में भी 28 वीक है। इसमें क्या होता है, born after 28 weeks and does not show any sign of life, born after 28 weeks and does not show any sign of life, does not show any sign of life, any sign of life। अच्छा, अगर हमको ऑसिफिकेशन सेंटर देखना है और एज ऑफ विएबिलिटी पता करना है तो कौन सा बोन होगा, टेलस बोन, हमारे पैर का बोन टेलस बोन, क्योंकि इसका भी ऑसिफिकेशन अराउंड 28 वीक्स ऑफ इंट्रायूट्राइन पीरियड में होता है। 28 वीक, अगर 28 वीक में एक्सरे में दिख गया कि ऑसिफिकेशन हो गया है टेलस बोन का, मतलब बेबी सर्वाइव कर सकता है, एज ऑफ विएबिलिटी हो गया है। चलिए दोस्तों, हाँ, तो इट इज ए मैसिरेशन, क्योंकि कोई बैक्टीरिया का कॉन्टेक्ट नहीं होता है, और इस मैसिरेशन इज एसेप्टिक ऑटोलाइसिस। बाप रे बाप। चलिए दोस्तों, हाँ, अच्छा, ये बॉल साइन होता है, हाइपरफ्लेक्शन ऑफ स्पाइन हुआ। ये वाला क्या हुआ, स्पेल्डिंग साइन होगा, स्पेल्डिंग साइन हो गया, स्पेल्डिंग साइन हो गया। ये वाला रॉबर्ट साइन हो गया, रॉबर्ट साइन हो गया। गैस दिख रहा है एरोटा में और हार्ट में, रॉबर्ट साइन हो गया, स्पेल्डिंग साइन हो गया। और बॉल स्पाइन मतलब इसमें क्या हो गया था, हाइपरफ्लेक्शन ऑफ स्पाइन हो गया। अच्छा, विसरा प्रिजर्वेशन फॉर केमिकल एनालिसिस। कौन कौन सा विसरा केमिकल एनालिसिस के लिए प्रिजर्व करते हैं, जैसे कि किसी का डेथ टॉक्सिक से हुआ है, पॉइजन से हुआ है, अल्कोहल से हुआ है और नो फास्फोरस से हुआ है, तो कौन कौन सा विसरा हम प्रिजर्व करेंगे ड्यूरिंग पोस्टमार्टम ऑटोप्सी, पोस्टमार्टम करते हुए क्योंकि पोस्टमार्टम टेबल पर तो हम कोई मशीन तो है नहीं कि अल्कोहल से डेथ हुआ या और नो फास्फोरस या एकोनाइट से डेथ हुआ, वो पता कर सकते हैं। तो उसका विसरा प्रिजर्व करके FSL लैब में भेजते हैं और वहाँ पता किया जाता है। तो ब्लड मोस्ट रिलायबल होता है, मोस्ट रिलायबल। ठीक है, ब्लड मोस्ट रिलायबल, पेरिफेरल सर्कुलेशन, उसके बाद फेमोरल लेते हैं, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन कितना लेंगे, अपर 30 सेंटीमीटर लेंगे। लीवर 500 ग्राम, क्योंकि सब ड्रग्स सब टॉक्सिन का मेटाबॉलिज्म सेंटर कौन सा होता है, लीवर। तो बहुत ज़रूरी है, तो लीवर 500 ग्राम लेंगे और उसका काट के। और किडनी हाफ ऑफ ईच की कौन किडनी फंक्शनल है हमको नहीं पता है, तो दोनों हाफ ऑफ किडनी, क्योंकि लीवर मेटाबॉलाइज होने के बाद एक्सक्रीशन किडनी से ही होता है, तो किडनी का भी बहुत रोल है, इसलिए इसका भी विसरा प्रिजर्व करेंगे। अच्छा, सैंपल सेंट फॉर स्पेसिफिक पॉइजन, मतलब किस किस पॉइजन में कौन कौन सा सैंपल लेंगे, मतलब अल्कोहल से डेथ हो गया तो कौन सा पॉइजन लेंगे, कौन सा स्पेसिमन विसरा लेंगे। फिर मान लीजिए कि डाइगोक्सिन से डेथ हो गया, डिजिटॉक्सिन से डेथ हो गया, जो कि हार्ट फेल्यूर में देते हैं, तो कौन सा विसरा लेंगे। ठीक है, एकोनाइट से डेथ हो गया तो कौन सा विसरा लेंगे, तो कौन वही देखने हैं। ठीक है, स्ट्रिक्निन और जेलसीमियम से डेथ हो गया तो क्या लेंगे दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड लेंगे। स्ट्रिक्निन आप जानते हैं कि बिल्कुल टेटनस जैसा मिलता जुलता है, इसका रिसेम्बलेंस, मतलब वैसे ही ऑफिस्टिटोनस एम्प्रोस्टोटोनस, मतलब स्पाइन बिल्कुल वैसे ही मोड़ लेता है, कन्वर्स कर लेता है जैसे कि टेटनस में होता है। तो ये मोस्टली रिलेटेड टू स्पाइन, स्ट्रिक्निन और जेलसीमियम। तो स्ट्रिक्निन और टेटनस में क्या अंतर आता है, टेटनस में प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन होता है, टेटनस में प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन होता है, प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन ऑफ ग्लाइसिन एंड गाबा। और स्ट्रिक्निन में पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन ऑफ ग्लाइसिन, पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन ऑफ ग्लाइसिन। इसका ट्रिक्स है प्रीति से प्री सिनेप्टिक, टेटनस से टी से टेटनस। ठीक है, तो स्ट्रिक्निन और जेलसीमियम में स्पाइनल कॉर्ड लेंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एकोनाइट और डिजिटालिस तो हट लेंगे। तो सबसे पहले कार्डियक पॉइजन जान लीजिए, कार्डियक पॉइजन है डोना। ठीक है, तो ए से एकोनाइट जो कि दिया है, डी से डिजिटालिस, एन से निकोटीन या खैनी जो भी बोलिए। ठीक है, निकोटीन। और
ओलियंडर, ओ से ओलियंडर जिसको कनेर बोलते हैं, ओलियंडर। तो इन सभी केसेस में, डोना वाला केसेस में हम हार्ट का पॉइजन लेंगे, हार्ट का सैंपल लेंगे, क्योंकि ये कार्डियक पॉइजन है, ठीक है। अच्छा, गैस का पॉइजन में तो सोचना ही नहीं दोस्तों, लंग्स में जाएंगे, क्योंकि गैस जितना भी हाइड्रोसाइनिक एसिड्स है या कोई भी जहरीला गैस वो तो लंग्स में ही एक्यूमुलेट होगा, तो लंग्स का सैंपल लेंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, पेस्टिसाइड्स में कौन लेंगे? फैट लेंगे। फैट क्या? एडिपोज टिश्यू लिखिए, एडिपोज टिश्यू। अच्छा, पेस्टिसाइड्स जितना भी एग्रीकल्चर है इस सब में हम एडिपोज टिश्यू लेंगे। इसको कैसे याद रखेंगे? फैट इज पेस्टी। फैट इज कैसे याद रखेंगे? फैट इज पेस्टी, ठीक है। तो पेस्टी से पेस्टिसाइड्स, फैट से एडिपोज टिश्यू, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू इसमें लेते हैं। अच्छा, मेटल्स में कौन लेंगे? बोन, हेयर और नेल। मेटल्स यूजुअली क्रोनिक पॉइजनिंग होता है, तो जो भी बोन, हेयर और नेल्स लेते हैं, आपको पता ही है मेटाफाइजियल लाइन, लेड में मेटाफाइजियल लाइन होता है, कुछ ही आपको याद हो जाएगा। लेड में मेटाफाइजियल लाइन होता है, मेटाफाइसिस में वो कैल्शियम को रिप्लेस कर देता है, तो मेटाफाइजियल लाइन होता है। फिर हेयर में आर्सेनिक का एक्यूमुलेशन होता है, तो ये सब तो मेटल्स में बोन, हेयर और नेल्स लेंगे। अच्छा, बार्बिचरेट्स और अल्कोहल। तो बार्बिचरेट्स तो सिडेटिव हाइप्नोटिक्स है, सोने वाला ड्रग्स है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं कि ब्रेन लेंगे। सिडेटिव एंड हाइप्नोटिक्स है, तो इसमें ब्रेन लेंगे बार्बिचरेट्स एंड अल्कोहल में। अच्छा, अल्कोहल में बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल में 3 सैंपल्स लेते हैं, या तो CSF, यूरिन और विट्रियस। CSF, यूरिन एंड विट्रियस, ये 3 सैंपल लेंगे जब भी अल्कोहल का पॉइजनिंग है, मिथाइल अल्कोहल का पॉइजनिंग है, तो 3 सैंपल लेंगे, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे? ये से अल्कोहल CVU, ठीक है। तो या ऐसे याद रखिए, ये वाला साइन अल्कोहल का है, ये CSF का है, ये विट्रियस का है, और ये वाला यूरिन का है। तो 3 है, सब साइन थोड़ा मिलता जुलता है, इसलिए याद कर लीजिए। ये फॉर अल्कोहल, CSF, विट्रियस, यूरिन, ठीक है। अच्छा, विट्रियस का एक और कहा जाता है, आफ्टर डेथ पोटेशियम का कंसंट्रेशन विट्रियस में बढ़ता रहता है, ठीक है। आफ्टर डेथ पोटेशियम का कंसंट्रेशन विट्रियस में बढ़ता रहता है, ठीक है। तो विट्रियस का एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड। कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड में स्प्लीन लेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड तो जानते ही हैं एनीमिक हाइपोक्सिया करता है, क्योंकि ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन को रिप्लेस कर देता है, एनीमिक हाइपोक्सिया। और साइनाइड जो है कॉम्प्लेक्स 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनिबिट करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, जो कि हिस्टोटॉक्सिक, और साइनाइड क्या करता है? हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया करता है। चलिए दोस्तों, अब कुछ है स्कल फ्रैक्चर्स देख लेते हैं। स्कल फ्रैक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, स्कल फ्रैक्चर्स कितना डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कल फ्रैक्चर है, ये उसके बाद खत्म कर देते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्कल फ्रैक्चर इज लीनियर, जो सबसे सिंपल रहता है वो सबसे मोस्ट कॉमन होता है। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्कल फ्रैक्चर लीनियर होता है, कॉज्ड बाय वीपन विद ब्रॉड स्ट्राइकिंग सरफेस होता है। लीनियर मतलब सिंपल हेयर लाइन फ्रैक्चर जैसे मान लीजिए, तो वो लीनियर होता है, और लीनियर मोस्ट कॉमन स्कल फ्रैक्चर होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। तो कैसे होता है? डिप्रेस्ड फ्रैक्चर को सिग्नेचर भी फ्रैक्चर कहते हैं। सिग्नेचर फ्रैक्चर क्यों कहते हैं? डीप साइन करते हैं तो बहुत डीप से करते हैं, ठीक है। तो डिप्रेस्ड फ्रैक्चर को सिग्नेचर फ्रैक्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे पता चल जाता है, क्योंकि उसके जो स्कल में उस विपन का कुछ निशानी, कुछ साइन हो जाता है, कुछ निशानी होता है, मतलब हैमर का है तो हैमर जैसा साइन हो जाता है, ठीक है। तो इसे डिप्रेस्ड फ्रैक्चर कहते हैं, सिग्नेचर फ्रैक्चर कहते हैं। विपन अपना सिग्नेचर कर दिया है, विपन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कॉज्ड बाय विपन विद स्मॉल स्ट्राइकिंग सरफेस, जैसे कि हैमर। तो कोई साइन करता है तो बहुत डीप करता है, ठीक है। साइन विथ डीप, या डिप्रेशन में साइन विथ डीप, ठीक है। तो डिप्रेस्ड फ्रैक्चर आल्सो नोन एज सिग्नेचर फ्रैक्चर, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, पॉन्ड फ्रैक्चर या इंडेंटेड फ्रैक्चर और पिंग पोंग फ्रैक्चर, ये यूजुअली इन्फेंट्स में होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका बोन इलास्टिक होता है, और बोन इलास्टिक होने की वजह से वो लुप करता है, मतलब वो यूजुअली फ्रैक्चर लाइन नहीं पाया जाता। तो तो पिंग पोंग लाइक फ्रैक्चर, तो पिंग पोंग जैसे रबड़ का बॉल जैसा, तो इन्फेंट्स की वजह से और ड्यूरिंग ऑब्स्ट्रक्टिव डिलीवरी के समय होता है, ठीक है। क्योंकि वो जो फोर्सेप्स यूज़ करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वो तो स्कल के, तो उस समय पॉन्ड फ्रैक्चर हो सकता है। और भगवान इस तरह मैकेनिज्म है कि उसमें फ्रैक्चर नहीं होता है, केवल पिंग पोंग करता है, इलास्टिक करता है, सीन इन्फेक्ट विथ इलास्टिक बोन। तो पॉन्ड फ्रैक्चर, को पिंग पोंग फ्रैक्चर भी कहते हैं, या इंडेंटेड फ्रैक्चर भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फ्रैक्चर देखते हैं दोस्तों, गटर फ्रैक्चर। गटर मतलब नाली। तो मोस्ट कॉमन ऑब्लिक एसोसिएटेड विद ऑब्लिक बुलेट और ग्लेंसिंग बुलेट, मतलब बुलेट छू के निकल गया, बुलेट
बुलेट छू कर निकल गया, बुलेट पासेस, देखिए ये वाला क्षेत्र है जो बुलेट स्कल में छूते हुए निकल गया, तो गटर मतलब नाली जैसा लगता है कि नाली, तो इट इज़ ए गटर फ्रैक्चर इज ड्यू टू बुलेट। अच्छा, कम्युनिटेड, कम्युनिटेड नाम ही है मल्टीपल, कम्युनिटेड नाम में ही है मल्टीपल, मतलब मल्टीपल फ्रैक्चर ऑन द स्कल, जैसे कि मकड़ी का जाला बिछा हुआ है, इसको वेव फ्रैक्चर भी कहता है, वेव लाइक फ्रैक्चर, वेव फ्रैक्चर या वेव लाइक फ्रैक्चर, मतलब बहुत सा फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है, तो बहुत सा फ्रैक्चर हो गया, इन्होंने कम्युनिटेड मतलब मल्टीपल, तो मल्टीपल फ्रैक्चर सेगमेंट ड्यू टू मल्टीपल ब्लोज ऑन द स्कल, और ये वेव लाइक फ्रैक्चर होता है या मकड़ी का जाला जैसा फ्रैक्चर होता है। डायस्टेटिक, डायस्टेटिक एडल्ट्स में पाया जाता है, क्या होता है सेपरेशन, इसको क्या देखें स्यूचरल लाइन, जो भी हमारा नेचुरल नॉर्मल जो स्यूचर फिजियोलॉजिकल जो भगवान स्यूचर बनाए हैं पेराइटल फ्रंटल ऑक्सीपिटल बोन के बीच में, तो उस स्यूचर के समय उस स्यूचर को सेपरेट कर देता है, तो ये फ्रैक्चर लाइन अलोंग द स्यूचर ऑफ स्कल सीन इन यंग एडल्ट्स। पॉन्ड फ्रैक्चर्स इन्फेंट्स में पाया जाता है ड्यूरिंग ऑब्स्ट्रक्टिव फॉरसेप्स डिलीवरी, पॉन्ड फ्रैक्चर्स, और डायस्टेटिक फ्रैक्चर ये एडल्ट्स में पाया जाता है, और इसमें क्या होता है जो स्यूचर जो नॉर्मल स्यूचर होता है वो सेपरेट कर जाता है, डायस्टेटिक सेपरेट, ऐसे याद है डायस्टेटिक सेपरेट एडल्ट्स में। अच्छा, रिंग फ्रैक्चर्स अराउंड फोरामेन मैग्नम ड्यू टू फॉल फ्रॉम द हाइट, तो हाइट से फॉल करने के बाद अगर पैर के बल है तो फोर्स पैर से ट्रांसमिट होते हुए स्पाइन में जाएगा, स्पाइन से ट्रांसमिट होते हुए फोरामेन मैग्नम जो स्कल में जो जुड़ा हुआ है तो स्पाइन और स्कल को अलग कर देता है, ठीक है, तो वो फोरामेन मैग्नम का पोजीशन होता है। रिंग फ्रैक्चर्स ड्यू टू फॉल फ्रॉम द हाइट, इसको पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर भी कहते हैं, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ठीक है, फ्रैक्चर इन पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ठीक है, तो फ्रैक्चर इन बेस ऑफ स्कल, ये देखिए फोरामेन मैग्नम है, तो फ्रैक्चर अराउंड फोरामेन, ये वाला जो रेड वाला है फ्रैक्चर हो गया है, तो फ्रैक्चर कैसे हो गया है, वो बेचारा हाइट से कूदा तो फोर्स यहाँ से ट्रांसमिट होते हुए स्पाइन के थ्रू इसका स्पाइन इम्पिंज कर गया, ठीक है, तो फोरामेन मैग्नम फ्रैक्चर बिटवीन स्कल एंड वर्टिब्री। अच्छा, हिंज फ्रैक्चर्स को मोटरसाइकिल फ्रैक्चर भी कहते हैं। मोटरसाइकिल हिंज फ्रैक्चर क्या होता है, हिंज जॉइंट्स जानते ही हैं, तो हिंज जॉइंट जैसे था जैसे कि खिड़की का पल्ला, जैसे ये वाला विंडो है, तो कैसे विंडो खुलता है लगता है एक पल्ला से यहाँ जुड़ा हुआ होता है, तो वैसे ही हिंज फ्रैक्चर होता है, ठीक है, इन्वॉल्व्स मिडिल क्रेनियल फोसा का इन्वॉल्व करता है, और बेस ऑफ स्कल इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स ईच मूविंग इंडिपेंडेंटली, टू हाफ्स क्योंकि एक खिड़की है उसका पल्ला है तो टू हाफ्स हो गया, तो ईच मूविंग इंडिपेंडेंटली वन, ठीक है, तो ये क्यों होता है एज मोटरसाइकिल इज आल्सो नोन एज मोटरसाइकिलिस्ट फ्रैक्चर और मिडिल क्रेनियल फोसा, तो इसको कैसे याद रखेंगे, हीमैन इन मिडिल विथ मोटरसाइकिल, वही जो अजय देवगन एंटर किया था, तो याद करने के लिए मोटरसाइकिल फूल और कांटे में जैसे अजय देवगन एंटर किया था। हीमैन, देखिए ये वाला अजय देवगन है, दो ठो मोटरसाइकिल है, तो हीमैन है विथ मोटरसाइकिल इन मिडिल और खुद बीच में है, तो ये हीमैन से हिंजमैन फ्रैक्चर, हिंज फ्रैक्चर, मिडिल क्रेनियल फोसा, मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिलिस्ट फ्रैक्चर, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। गटर फ्रैक्चर तो ये बुलेट की वजह से होता है, बुलेट छू के निकल गया, ठीक है। डायस्टेटिक फ्रैक्चर सेपरेटेड फ्रैक्चर ये एडल्ट्स में होता है, मतलब जो नेचुरल स्यूचर्स होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है। आज स्पाइडर बैक फ्रैक्चर जिसको कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहते हैं, मल्टीपल ब्लो ऑन द स्कल, ठीक है, मल्टीपल ब्लो ऑन फ्रैक्चर, वेव फ्रैक्चर या बहुत सा फ्रैक्चर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मकड़ी का जाला जैसा फ्रैक्चर। अच्छा, सिग्नेचर फ्रैक्चर, ये अपना सिग्नेचर ही कर दिया। तो सिग्नेचर फ्रैक्चर क्या होता है, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर होता है, इससे पता चलता है कि वीपन आइडेंटिफाइड हो जाता है, ठीक है, वीपन आइडेंटिफाई द वीपन यूजुअली किस में होता है, हैमर में होता है। अच्छा, और मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर तो हम जानते हैं कौन होता है, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इज लीनियर फ्रैक्चर, ठीक है, जो कि हम नहीं दिए हैं, तो लीनियर फ्रैक्चर इज अ मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर। अच्छा, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेमरेज इन बॉक्सर इज सबड्यूरल हेमरेज, पहले ही बता चुके हैं, बॉक्सर से प्रोन टू पंच ड्रंक सिंड्रोम्स। चलिए दोस्तों, कंप्लीट हुआ।